हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग पॉलिटी लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे थे और हमने अभी प्रियम्बल का लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था। और फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था जिसमें हमने प्रियम्बल के बेसिक्स और उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उसके मीनिंग को समझा था। आज हम जो बचे लेक्चर्स हैं प्रियम्बल के उसे कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लो। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और ये जब आपका प्रियम्बल का टॉपिक खत्म होगा तो उसके बाद प्रियम्बल से जुड़े जो भी एमसीक्यूज आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल एंड आवर यूट्यूब चैनल। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए एंड पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए। तो हम बात कर रहे थे प्रियम्बल की। तो प्रियम्बल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ बेसिकली समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप मार्केट में जाते हो, बहुत सारे बुक्स के आप समरी पढ़ने का कोशिश करते हो, समरी बाय करने का कोशिश करते हो, तो उसी प्रकार से जो आपका प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का समरी है। इसको पढ़ने के बाद जो व्यक्ति है, स्कॉलर्स हैं, वो संविधान के बारे में जान सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल। और हमने बताया भी था, बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिए थे प्रियम्बल को समझने के लिए, ठीक है। और प्रियम्बल के बारे में हमने ये जो पूरा डिटेल है वो हमने पढ़ा भी था, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और यहाँ से हमने 4-5 बातें सीखी थी कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो कौन है, और साथ ही साथ जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है वो क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर आप इनको जरूर डिस्कस कर लो बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी की जब हमने बात की थी तो पीपल ऑफ इंडिया है, ठीक है। एंड नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की बात करें तो हमारा जो देश है वो सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये तो आपको पता ही है। एंड जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम संविधान बना रहे हैं कौन से मकसद से, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इंश्योर करने के लिए। और हमने ये भी देखा था और इस पर क्वेश्चन भी आया था कि जो डेट ऑफ एडॉप्शन है वो 26 नवंबर 1949 है, ठीक है। और साथ ही साथ हमने कुछ की टर्म्स भी समझे थे, सॉवरिन के बारे में जाना था, एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया था, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस को कंपैरिजन भी किया था, सोशलिस्ट के बारे में भी जाना था। और आपको पता होगा सोशलिस्ट हो गया और आपका सेकुलर हो गया और आपका इंटीग्रिटी हो गया, ये 3 कीवर्ड जो है 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से बेसिकली प्रियम्बल में डाले गए थे, ठीक है। और ये हमने आपको पूरा डिटेल इसमें दे भी दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सेकुलर की बात भी हमने कर ली थी एंड डेमोक्रेसी सबकी भी बात हो चुकी थी। और ये एक इम्पॉर्टेंट कोट जो मैंने आपको डाल दिए थे सो दैट आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये B.R. अम्बेडकर साहब का स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, एक बार आप इस पर सोच के देखना कि जब तक हम सोशल डेमोक्रेसी लोगों में नहीं ला पाते हैं तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर नहीं हो सकेगी। और जब हम बात करते हैं सोशल डेमोक्रेसी की तो इसका मतलब है कि हम लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को प्रमोट करते हैं और इसको पूरी तरह से लागू करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इन सब बारे में हमने जाना था। आज हम शुरुआत करेंगे रिपब्लिक से। देखो, जब हम बात करते हैं रिपब्लिक की, आप बहुत सारे देश देखते होगे और जो भी देश के बारे में आप सुनते होगे एक चीज़ तो कॉमन होती होगी, हेड ऑफ द स्टेट। इंडिया में भी हेड ऑफ द स्टेट है ना। इंग्लैंड में भी हेड ऑफ द स्टेट है ना। यूएस में भी हेड ऑफ द स्टेट है। तो ये जो आपके हेड ऑफ द स्टेट है, अब ये या तो मोनार्की हो सकते हैं या फिर रिपब्लिक हो सकते हैं। अब क्या मतलब होता है मोनार्की या फिर रिपब्लिक का? तो बेसिकली मोनार्की का मतलब ये हुआ कि जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो हेरिडेटरी होंगे, जैसे किंग है, क्वीन है। इंग्लैंड में आप क्या देखते हो, हेरिडेटरी है ना, वहाँ के हेड ऑफ स्टेट किंग होते हैं, क्वीन होते हैं, वो आते रहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड हैं, वो हेरिडेटरी
पद नहीं इंजॉय करते हैं। आप देखो अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन चल रहे हैं वो एक कॉमन पर्सन है जो चुनकर प्रेसिडेंट बनेंगे, है कि नहीं। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर हेरिडिटरी कंसेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पर चलती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये हुआ कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो आपका हेरिडेटरी होगा, ठीक है। तो इंडिया जो है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है एंड इंडिया में आपके इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होते हैं, यानी कि जो ऑफिसेस है प्रेसिडेंशियल ऑफिसेस वो हर एक नागरिक के लिए खुला हुआ है। हर एक नागरिक चाहे तो वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के रूप में बन सकता है ना, प्रोवाइडेड कि जो कंडीशन रखे गए हैं संविधान में वो फुलफिल किए जाते हों। लेकिन यूके की बात करें तो देख लो आप, जो हाईएस्ट ऑफिस है यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट की ऑफिस है वो रिजर्व है मोनार्की के लिए। और मोनार्की में क्या होता है, आप यहाँ पर देखो जो हेड ऑफ द स्टेट है यूजुअली किंग या क्वीन हेरिडेटरी पोजीशन एंजॉय करते हैं, दैट इज जो किंग या क्वीन होते हैं वो सक्सेशन के माध्यम से आते हैं। तो ये बेसिक का मतलब हुआ रिपब्लिक का, ठीक है। और अभी आप हमें बताओ, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के न्यूज़ चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पर आपको ध्यान रखनी है कैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन दोनों ही चर्चा में है। और ये जो है मेंस के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रोसीजर है या फिर प्रोसेस है फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वो क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स हमने रिपब्लिक के बारे में जाना, अब चलते हैं हम जस्टिस जो कीवर्ड है उसके बारे में समझते हैं। तो ये जो जस्टिस शब्द है ना, जस्टिस मतलब क्या, न्याय करना, और इसे बोरो किया गया है यूएसएसआर यानी कि जो अभी आपका मॉडर्न रशिया है उससे, ठीक है। और जो जस्टिस की बात की गई है प्रियम्बल में, ये ध्यान रखना है आपको, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तीनों जस्टिस की बात की गई है। मैंने आपको प्रियम्बल में दिखाया भी था, यहाँ पर आप देखो जस्टिस की जो बात हो रही है यहाँ पर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीनों जस्टिस की बात चल रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। एंड जब हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की, तो ये सब कीवर्ड इतने अच्छे हैं कि आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या हुआ, इक्वल ट्रीटमेंट हो ऑल सिटीजन्स का विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, है ना। कोई कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बल्कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सारे सिटीजन्स का, इसको हम कहते हैं सोशल जस्टिस। और जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की, यहाँ पर आप देखो जब हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्राउंड्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लोगों के बीच, है ना। कोई अमीर हो कोई गरीब हो, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन कि भाई साहब तुम अमीर हो या फिर तुम गरीब हो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन करें, ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है। एंड जब हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की प्लस इकोनॉमिक जस्टिस की, तो इसको हम कहते हैं कंबाइंड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का क्या मतलब हुआ, व्हेन देयर इज सोशल जस्टिस एज वेल एज द इकोनॉमिक जस्टिस। और पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब हुआ कि ऑल द सिटीजन्स शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, दैट्स व्हाई वी हैव द राइट टू वोट, है ना। इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस टू ऑल द सिटीजन्स, ये सब हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं। कोई भी जो सिटीजन है वो एमएलए या एमपी के कैंडिडेट के लिए खड़ा हो सकता है, प्रोवाइडेड कि जो कंडीशन है वो फुलफिल किया जा रहा हो। लेकिन ये सभी सिटीजन्स के लिए खुले हुए हैं। साथ ही साथ राइट टू वोट का अधिकार आपको भी पता है। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है कि यस वी हैव द पॉलिटिकल जस्टिस इन इंडिया, दैट इज ऑल सिटीजन्स शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट। एंड ये जो आपका आइडियल है जस्टिस का, जिसमें हम सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, ये आपका रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं लिबर्टी। लिबर्टी के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी है। लिबर्टी का क्या मतलब होता है, लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, यानी कि जो रुकावटें नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार से जो इंडिविजुअल है, जैसे हम हैं आप हैं, उनको
पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना पूर्णतः डेवलपमेंट या विकास कर सके। तो ये मतलब हुआ लिबर्टी का, है ना। लेकिन आप याद करो, ब्रिटिश के समय क्या हमें उतनी लिबर्टी थी? क्या हम अपना पूर्णतः विकास कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान बना, तो आपको भी पता है आर्टिकल 21 के तहत, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स भी है, राइट टू लाइफ एंड पॉलिटिकल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का कंसेप्ट भी ऐड किया गया। और कहीं ना कहीं हम लोग विकास अपने लिए करने लगे। ठीक है, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, है ना, जो हम एम एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं उसको टारगेट करने की बात हो। नहीं तो आप ध्यान दो, तो ब्रिटिश पीरियड में हम जो भारतीय हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए भी एलिजिबल नहीं हुआ करते थे, बिकॉज ऐसी पॉलिसी अंग्रेजों ने बना रखी थी। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो ध्यान रखना, लिबर्टी का मतलब एब्सटेंट ऑफ रेस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। एंड जो प्रीएम्बल है वो बेसिकली हमारे सिटीजन को लिबर्टी ऑफ थॉट की बात करता है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। और ये सब बेसिकली फंडामेंटल राइट्स में भी आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो आपका लिबर्टी का आइडिया है, लिबर्टी कहो या फिर आपका इक्वलिटी कहो या फिर फ्रेटर्निटी कहो, ये तीनों आपका फ्रेंच से लिया गया है, ये ध्यान रखना है। जो जस्टिस की बात है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, वो आपका रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। लेकिन जो लिबर्टी है, इक्वलिटी है और जो आपका फ्रेटर्निटी है, ये आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। और ये जरूर ध्यान रखना है कि जो प्रियम्बल में लिबर्टी की बात करी गई है, 5 पॉइंट्स पर बात की गई है। 5 पॉइंट्स यानी कि यहाँ पर आप देखो, है ना, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं इक्वलिटी पर। इक्वलिटी आपको ही पता है ना। इक्वलिटी मतलब क्या? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेज, है ना। यानी कि कोई राजा नहीं, कोई रजवाड़ा नहीं, ये सब खत्म हो चुकी हैं जो पहले ब्रिटिश काल में हुआ करती थी, ब्रिटिश से पहले हुआ करती थी, कि राजा होते थे, महाराजा होते थे और वो हुक्म चलाते थे, प्रजा उसे मानती थी। ऐसा कुछ नहीं, ये सब जो स्पेशल प्रिविलेज हैं वो सब खत्म हो गए हैं। एंड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स को उपलब्ध है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि वो शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, पॉलिटिकल कैरियर में आना चाहे तो पॉलिटिकल कैरियर में आ सकते हैं। ठीक है, एंड देयर विल बी इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो भी कानून होगी सबके लिए बराबर होगी। ये सब बातें हम फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ते हैं, है ना। आर्टिकल 14 से 18 आपका राइट टू इक्वलिटी की ही बात करता है। ठीक है, और जो प्रियम्बल में इक्वलिटी की बात की गई है वो आपका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात की गई है। और ये जो इक्वलिटी का आइडिया है वो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। और ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से हमारे संविधान में प्रोविजंस है। कुछ प्रोविजंस की हम बात कर रहे हैं, ऐसे तो और भी बहुत सारे हैं जो इक्वलिटी की बात करता है। जैसे आपका आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। ठीक है, और आर्टिकल जो आपका आर्टिकल 15 है ये बेसिकली प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब की बात करता है ना। फिर आप देख लो आर्टिकल 16 जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी अंडर आर्टिकल 16। एंड वी हैव द आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को एबोलिशन की बात करता है। एंड वी हैव द आर्टिकल 18 जो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। तो इससे क्या निकल कर आ रहा है कि जो प्रिविलेजेज का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है और अल्टीमेटली जो भी सिटीजन्स हैं हमारे देश में उनको ये सब बेनिफिट अवेल करने का अधिकार है। ठीक है, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात हो। ठीक है, तो ये सब बातें हमने डिस्कस किया इक्वलिटी के बारे में। ठीक है, और इक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आई है प्रीलिम्स में, वो भी हम देखेंगे। और इस लेक्चर सीरीज के बाद आपको क्वेश्चंस के ही वीडियो बनेंगे सो दैट आप साथ ही के साथ क्वेश्चन सीरीज भी सॉल्व कर सको आसानी से। तो हमने ये इक्वलिटी की बात कर ली। ठीक है,
और अब अगर हम बात करें फ्रेटर्निटी की, तो फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। फ्रेटर्निटी का क्या मतलब हुआ? ब्रदरहुड, भाईचारा। एंड भाईचारा इंडिकेट्स व्हाट? सेकुलरिज्म, ठीक है। एंड जहाँ पर फ्रेटर्निटी होगी वहाँ पर सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल विराजमान होंगे, ठीक है। एंड जो प्रियम्बल है वो डिक्लेयर करता है कि जो फ्रेटर्निटी शब्द है या जो फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट लाया गया है, इसमें दो चीज़ें एश्योर करने की बात कही गई है। एक तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, बिकॉज जब तक फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट नहीं होगा वी विल नॉट बी एबल टू एश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, है ना। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई फ्रेटर्निटी प्लेज ए सच इंपॉर्टेंट रोल कि एक तो ये डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की बात करता है, ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब डिग्निटी रहेगी इंडिविजुअल की, जब आपस में रेस्पेक्ट रहेगा, जब भाईचारा रहेगा, जब सम्मान रहेगा, तो यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी रहेगा, ठीक है। और ये जो शब्द है इंटीग्रिटी, ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत। ये मैंने आपको बता ही दिया है। और जो हमारा संविधान है वो फ्रेटर्निटी किस प्रकार से प्रमोट करता है, तो आप देख लो हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है ना, देयर इज सिंगल सिटीजनशिप। और साथ ही साथ ये जो आपके फ्रेटर्निटी की बात है वो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दी गई है अंडर आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखोगे टू प्रमोट फ्रेटर्निटी ये बातें की गई है, ठीक है। तो फ्रेटर्निटी सिंपल सा टॉपिक था, ये आपका समाप्त हुआ। अब बात चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड्स नोट डाउन किए गए हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर के एम मुंशी ने ओपिनियन किया है, यानी कि डॉक्टर के एम मुंशी कहते हैं कि जो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है ना, वो सिग्निफाई करता है कि जो संविधान है हमारा न सिर्फ मटेरियल बेटरमेंट की बात करता है, न सिर्फ मटेरियल बेटरमेंट को इंश्योर करता है कि आपके पास जो भी आपके मटेरियल थिंग्स हो, है ना, कंजम्पशन वाले, सिर्फ वो ही इंश्योर नहीं करता है बल्कि डेमोक्रेटिक सेटअप को भी मेंटेन करता है। एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेक्योर्ड, यानी कि प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इज ए अम्ब्रेला कीवर्ड जो इंश्योर करता है कि हर एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है, आइडेंटिटी हो, सिक्योर रहे। एंड एग्जाम्पल आप देख सकते हो, वी हैव द सिंगल सिटीजनशिप, वी हैव द फंडामेंटल ड्यूटी जो आर्टिकल 51A में कहे गए हैं। और वो क्या कहता है 51A के अंतर्गत जो फंडामेंटल ड्यूटीज है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हर एक नागरिक का ये ड्यूटी होगा कि वो प्रमोट करे हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो ये बातें हो गई। तो फ्रेंड्स हमने ये फ्रेटर्निटी की बात कर ली। तो हमने एक प्रकार से जो भी कीवर्ड्स थे प्रियम्बल के वो हमने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं प्रियम्बल एंड इट्स अमेंडेबिलिटी को लेकर, क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब एक मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया था कि क्या हम प्रियम्बल को संविधान का पार्ट समझे या फिर नहीं समझे, है ना। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंटरप्रिटेशन आया, है ना, फिर उसमें कुछ करेक्शन हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ। तो अल्टीमेटली आज हम देखते हैं कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इस पर बार बार प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इससे पहले हम प्रियम्बल और उसके अमेंडेबिलिटी की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो प्रियम्बल है सिर्फ और सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, ये याद रखना है। और ये अमेंडमेंट मैंने आपको बताया 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, है ना, 1976 में, जिसमें 3 नए टर्म्स प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखने हैं, ये सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। और ये सब जो प्रिंसिपल है वो इम्प्लिसिट थे पहले से ही हमारे संविधान में, लेकिन इसको एक्सप्रेस कर दिया गया, एक्सप्लिसिट कर दिया गया, ठीक है, प्रियम्बल में। और अब चलते हैं कि क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट है या नहीं है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो एक कंट्रोवर्सी शुरू उठी थी कि क्या प्रियम्बल बेसिकली संविधान का पार्ट है या नहीं है। तो ये मैटर कहाँ जाएगा आप ही बताओ। तो जो इंटरप्रेट करेंगे संविधान को उनके पास जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबरी यूनियन केस 1960 के अंतर्गत अपना ओपिनियन दिया कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट नहीं है ना, प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये मैटर फिर से ओपन हुआ और अल्टीमेटली
जो केशव नंदा भारती केस 1973 में देखने को मिलता है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो हमारा संविधान का पार्ट है। और ये जो ओपिनियन है कि जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का पार्ट है, वो और ज़्यादा क्लैरिफाई हुआ इन द नेक्स्ट केस, दैट इज द LIC ऑफ इंडिया केस 1995। तो अभी क्या स्टेटस है, तो प्रियम्बल अभी पार्ट है संविधान का। और यानी कि आपको ये भी समझना होगा कि प्रियम्बल को अगर अमेंडमेंट करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा आर्टिकल 368 के अंतर्गत, और इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा, है ना। सिंपल मेजोरिटी से कोई भी चेंजेज हम प्रियम्बल में नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि कल हम MCQ डिस्कस करेंगे, आई थिंक सो, और उसमें अभी हाल फिलहाल आई थिंक कि 2022 के पेपर में प्रियम्बल के पार्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट्स, तो वो हम भी डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या है आपका, प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो प्रियम्बल को अमेंड करना हो तो संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे। और दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो प्रियम्बल है इट इज़ नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर, ये कोई लेजिस्लेचर को पावर नहीं देता है, ना ही जो लेजिस्लेचर है उसके पावर को प्रोहिबिट करता है। क्यों? बिकॉज ये समरी है एक प्रकार से। पावर तो बेसिकली हम जब संविधान के अंदर जाएंगे, उसके क्लाउज कोड देखेंगे तो उसमें वो सारे पावर जो है वो लिखे गए हैं। ये तो एक प्रकार से समरी है, ठीक है। तो इट इज नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेशन नॉर प्रोहिबिट्स द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, दोनों बातें याद रखनी है। और ये नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये हुआ कि जो प्रियम्बल में जो भी आपको बातें कही गई हैं, जस्टिस को लेकर बातें कही गई हैं, इक्वलिटी को लेकर बातें कही गई हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो आप संविधान के प्रियम्बल को ग्राउंड मानकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये सब जो प्रोविज़न है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए आप जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाइए, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट लाइक द DPSP जो कि नॉन जस्टिसेबल है, ये भी आपका जो प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि इसके जो प्रोविजन है वो इन्फोर्सेबल नहीं करवाए जा सकते इन एनी कोर्ट्स ऑफ लॉ, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो जस्टिसेबल है, आपको भी पता है वो इन्फोर्सेबल है, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। एंड अगर हम बात करें कुछ एडिशनल फैक्ट्स की, जो हमने बताया था कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसके कुछ डिफरेंट टाइप्स है। एक है आपका रेफरेंडम, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। रेफरेंडम का मतलब क्या हुआ कि जो भी लेजिस्लेशन प्रपोज की गई है वो इलेक्टोरेट यानी कि वोटर के पास भेजा जाता है ओपिनियन लेने के लिए कि इस लेजिस्लेशन को पास किया जाए या ना किया जाए, और डायरेक्ट वोटिंग होती है और उस आधार पर कंक्लूजन निकाला जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इनिशिएटिव की, तो इनिशिएटिव का मतलब ये हुआ, इनिशिएटिव समझ लो, इनिशिएटिव मीन्स कि जो लोग हैं वो खुद अपने तरफ से बिल प्रपोज करेंगे लेजिस्लेचर को कि भाई साहब ये बिल आप लेजिस्लेचर में लेकर आइए और उसको इनेक्ट करिए। तो इनिशिएटिव के अंतर्गत लोग इनिशिएटिव लेते हैं कि वो बिल प्रपोज करें लेजिस्लेचर को फॉर द इनेक्टमेंट। और ये अभी राइट टू रिकॉल का काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रहा है जब से आपका महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है। तो राइट टू रिकॉल एक मूवी थी, मैंने आपको बताया है, आप उसको देख लेना, काफ़ी अच्छी मूवी है, ठीक है। तो राइट टू रिकॉल के अंतर्गत क्या होता है कि एक प्रकार से जनता को पावर दिया जाता है, वोटर्स को पावर दिया जाता है कि जिस प्रकार से उन्होंने चुना है कैंडिडेट को वोट देकर, उसी प्रकार से उनको अधिकारों को अपने रिप्रेजेंटेटिव को हटा सकते हैं या फिर ऑफिसर को हटा सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, अगर वो अपना जो फंक्शन है या अपना जो ड्यूटी है वो डिस्चार्ज करने में असमर्थ है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्लेबिसाइट की, तो प्लेबिसाइट का भी नाम आपने सुना होगा। इट इज़ ए मेथड कि जिसके माध्यम से हम लोगों की ओपिनियन ऑब्टेन करते हैं कोई भी इश्यू जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो, और ये जनरली कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो PCS के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और ऑनलाइन MCQ में भी आ सकते हैं फॉर द प्रीलिम। तो इंडिया जो है 1945 में आपका UNO का मेंबर बना था, और जब तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास नहीं हुआ तब तक इंडिया डिपेंडेंसी था ब्रिटिश एम्पायर का, बिकॉज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास होते ही जो माउंट बेटन प्लान है उसको लागू कर दिया गया था, आपको पता है।
and from August 15, 1947 to January 26, 1950, यानी कि जब हमारा मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना शुरू हुआ जनवरी 26 से, तब तक इंडिया का जो पॉलिटिकल स्टेटस था वो डोमिनियन का था इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इंडिया ब्रिटिश डोमिनियन का जो टैग है 26 जनवरी 1950 को समाप्त हो जाता है बाय डिक्लेयरिंग हरसेल्फ एक सॉवरेन रिपब्लिक, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेंस क्वेश्चन जो आपको लिखने हैं, और लिखकर आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज भी सकते हो। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक आ भी चुका है, व्हाट आर द बेसिक वैल्यूज विच आर इंश्राइंड इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ये कितना रेलिवेंट है प्रेजेंट टाइम में ये सब वैल्यू, तो ये आप हमें लिख के भेज सकते हो। एंड अप्रोच क्या करना है वो लिखा गया है, आप उस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। और दूसरा जो यूपीएससी में भी आया है, डिस्कस ईच एग्जेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक, है ना। तो जो रिपब्लिक शब्द है इसमें इसको एलोबरेट करना है आपको सिंपली, ठीक है। और क्या ये डिफेंडेबल है इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, तो आप हमें लिखकर भेज सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये हमने प्रियम्बल के टॉपिक को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और एक बार आपको रिवाइज करना है इस पीडीएफ को, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। और अल्टीमेटली एक बार रिवाइज करने के बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करना, देखो सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपको अगर लेक्चर अच्छी लग रही है तो आप शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में एंड स्प्रेड करिए हमारे चैनल को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और इस इनिशिएटिव का हिस्सा बन सके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम जो प्रियम्बल के क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे, एज वेल एज उसके बाद हम दूसरा कोई टॉपिक पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।